Dear students, welcome to Material Science for Semester Exam. मैं स्वदेश कुमार सिंह। आज हम पढ़ेंगे एक्स-रे डायफ्रैक्शन के बारे में। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? ये बहुत छोटा लेक्चर होगा क्योंकि यूपी के टीयू में ये एक सेपरेट टॉपिक मेंशन है इसमें, एक्स-रे डायफ्रैक्शन। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। ये मेरा बहुत ही ब्रीफ रिज्यूम। ये टेलीग्राम चैनल और उसमें एवरी संडे 5 PM आई एम लाइव। आप कोई भी डाउट इस चैनल में डाल सकते हैं और फिर या फिर एवरी संडे, आज भी संडे, जिस दिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आज संडे है और आज 5 बजे लाइव है। तो एक्स-रे डायफ्रैक्शन, एक्स-रे डायफ्रैक्शन देखिए, मैंने आपको बताया डिसलोकेशंस हो गई और टाइप ऑफ क्रिस्टल हो गए कि कौन सा ब्रीवियस लैटिस है। या तो ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं या फिर एक्स-रे डायफ्रैक्शन से देख सकते हैं, एक्स-रे डायफ्रैक्शन मशीन से देख सकते हैं। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्स-रे डायफ्रैक्शन का प्रिंसिपल क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है, देयर इज अ टंगस्टन फिलामेंट, और ये मेरा टारगेट मटेरियल है। ये टारगेट मटेरियल या तो कॉपर का होता है या कोबाल्ट का होता है या क्रोमियम। ये क्या है? टारगेट मटेरियल। और हम टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये बहुत हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और टारगेट मटेरियल को बॉम्बार्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और टारगेट मटेरियल को बॉम्बार्ड कर रहे हैं। तो ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। तो जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसी टारगेट मटेरियल को बॉम्बार्ड करेंगे और एक्स-रे डायफ्रैक्शन मशीन में जो टारगेट मटेरियल होता है या तो कॉपर होता है या कोबाल्ट होता है या क्रोमियम होता है। तो टारगेट मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है? देखो, टारगेट मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है? यहां पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आया, ये वाला हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आया, तो इसने क्या किया कि जो यहां के जो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया। ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। तो हुआ क्या
यहां पे जो वैकेंसी है उसको पूरा करने के लिए इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया, तो जब इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन यहां पे लोअर ऑर्बिट में जा रहा है वो रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। तो जो इमीडिएट था, अगर उससे इलेक्ट्रॉन जंप हुआ इसको बोलते हैं के अल्फा रेडिएशन। अगर यहां से नहीं गया उसके बाहर वाले ऑर्बिट से गया उसको बोलते हैं के बीटा। जो ऑर्बिट इमीडिएटली उसके बाहर है, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन जंप हुआ इनरमोस्ट ऑर्बिट में उसको बोलते हैं के अल्फा रेडिएशन। और उसके बाहर वाली ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप किया उसको बोलते हैं के बीटा। के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक ही ऑर्बिट में स्विच ओवर हो रहा है, तो स्विच ओवर करने में कम से कम एनर्जी जाएगी। तो मिनिमम लोअर एनर्जी लॉस्ट इन शिफ्टिंग, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसका जनरली हम के अल्फा यूज करते हैं। के अल्फा जनरली मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक मींस एक ही वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक मींस एक ही वेवलेंथ यूज होती है हमारी। तो जनरली हम के अल्फा यूज करते हैं क्योंकि इसकी इंटेंसिटी हायर होती है। के बीटा भी यूज कर सकते हैं। पर देखो, अगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा भी हो सकता है जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आए, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आए बिना नॉकआउट किए वो पास हो जाए। उसने कुछ भी नॉकआउट नहीं किया। हो सकता है ऐसे। तो अगर जो रेडिएशन प्रोड्यूस होगा, जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस होगा उसे लुए वेवलेंथ बोलते हैं। लुए रेडिएशन, लुए रेडिएशन, जिसने जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने कोई भी इलेक्ट्रॉन नॉकआउट नहीं किया, लुए लुए रेडिएशन। और समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट रेडिएशन। इसमें जो हमारा रेडिएशन होता है उसकी मल्टीपल वेवलेंथ होती है, इसकी मल्टीपल वेवलेंथ होती है लुए रेडिएशन की। व्हाइट रेडिएशन, जिसमें इसको व्हाइट रेडिएशन भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला, जनरली हम के अल्फा यूज करते हैं, जनरली हम के अल्फा यूज करते हैं। तो आपके पास जो भी सैंपल है, मैंने बताया ना सैंपल होगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आए, कुछ इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसमिट हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगे और कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आए कुछ तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगे और कुछ स्कैटर होंगे। तो जो रिफ्लेक्ट और स्कैटर हो रहे हैं उसमें कोहेरेंसी आती है। देखो कैसे, देखो कैसे, ये आपके एटम हैं, ये आपके एटम हैं, और डी क्या है? बिल्कुल बीच बीच से कर रहा हूं मैं। डी आपकी है
इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो लेट अस से रेडिएशन आ रहा है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल वेवलेंथ। तो ये आया मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ वाला आया। इसे बोलेंगे थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आया और रिफ्लेक्ट होकर चला गया। ये रेडिएशन आ रहा है इससे ना, तो जो रेडिएशन इसके नीचे वाले में आया वो वहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चला गया ऐसे। ठीक है ना। तो ये वेव 1 है और ये वेव 2 है, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है। वेव मॉडल वी आर टेकिंग। तो देखो इन दोनों में पाथ डिफरेंस होगा, इन दोनों में पाथ डिफरेंस होगा कितना, लेटर से ए बी सी, इन दोनों में पाथ डिफरेंस होगा कितना होगा, ए बी प्लस लेटर से डी, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी, क्योंकि यहां से पैरेलल है यहां से पैरेलल है इतना इतना पाथ डिफरेंस होगा। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा आ गया, ये डी है। तो पाथ डिफरेंस ये डी कॉस थीटा हो गया, डी साइन थीटा हो गया, 2d साइन थीटा is 2d sin theta. This this is called Bragg's law. This is called Bragg's law. तो हम ऐसे डिसलोकेशन थ्योरी, डिसलोकेशन डेंसिटी मेजर करनी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना है हमें, तो ये यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल। बच्चों तक इसकी एक लिमिटेशन होती है। ये प्रोसेस जो है ना सिर्फ क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन एमरफस मटेरियल हो गए, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, ग्लास हो गए, उसके लिए हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि टारगेट मटेरियल में नॉकआउट होगा ही नहीं। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जहां पे भी हमको इंस्पेक्शन करना है, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होगा तो एक्सरेज डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और आपका क्रिस्टलाइन मटेरियल होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या होती है, जो एक्सरेज होती हैं, इट इज हैविंग वेरी डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी। आपने देखा होगा ना अस्पतालों में एक्सरेज कीप अवे रेडिएशन। तो जो लोग इस पर काम कर रहे हैं दे हैव टू टेक सफिशिएंट मेजरमेंट कि वो एक्सपोज नहीं हो उससे। तो ये छोटे से लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एक्सरे डायफ्रैक्शन किस पे काम करता है और कहाँ यूज होता है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।